सुमित पीर जी जो है वो अभी अभी यूनुस से बात करके आए। वही यूनुस, वो कंगला यूनुस। तो सुमित पीर जी क्या बोल रहा है कंगला यूनुस आपसे, क्या कह रहा था? सर, मरने वाले की आखिरी हसरत क्या होती है? मेरे बच्चों का ध्यान रख लेना, मेरी बेटी को देख लेना। वैसे मत सोचना आप कुछ, मतलब मेरी बेटी पे आशीर्वाद बनाए रखना। आप कहीं वैसे सोच रहे हो, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। बोले मेरी बेटी पे ध्यान रख लेना, माना वो बहुत बड़ी शराबी है, माना पी के गाड़ी चलाती है, पर जरा ध्यान रखना और ऐसा ना करे कि कल को उसके साथ भी कोई अप्रिय घटना हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भारत सरकार से कह दूंगा, वो आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैंने कहा यूनिस मियाँ, ये जो तुमने जितने भी काले तुम्हारे कारनामे हैं, इन पे उनको जरा इन पे एक वीडियो बना के हमें दे दो। और ये जो तुम्हें यूएस एड से शुरू से सदियों से पैसा मिल रहा है फालतूबाजी करने का, बताओ कब कब कितना पैसा मिला, जिस जिसके पेरोल पे उसका नाम दो। अगर खुद चाहते हो कि तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी जनरेशन आगे चले, तो बताओ क्या किया तुम। यूनिस घबराया हुआ लगा मुझे लगा यूनिस कह रहा भाई आज गया, कब गया, तब गया। और फिर ये भी मुझे यूनिस का डर लगा, कह रहा जी यहाँ जो बांग्लादेश में हालत चल रही है, पता लगा मुझे किसी चलती हुई आग में पटक दिया। मतलब मैंने कहा मतलब जनाजे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा नहीं नहीं, यहाँ हालत बहुत खराब है, आगजनी बहुत हो रही, पता लगा मुझे जलती हुई आग में पटक दिया, तो कहानी खत्म। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तो तेरे साथ ऐसा होगा? कह रहा है ये अमेरिकन मुझसे नाराज हो गए, ये पाकिस्तानी मुझसे नाराज हो गए, चीनियों ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, और तुर्किया कह रहा है ये हमारे किसी काम का नहीं। अब जब किसी भी देश में एजेंसियों की जंग होती है ना सर, मल्टीपल एजेंसियां काम करती है, हर एक एजेंसी का अपना अलग अलग पॉलिटिकल मोटिव, अपना अपना अलग पॉलिटिकल गेम है। किसी का किसी प्रोजेक्ट में फायदा है, किसी एक प्रोजेक्ट में चारों साथ है, किसी एक प्रोजेक्ट में दो साथ है, दो नहीं, किसी में एक का प्रोजेक्ट है बाकी तीन का इंटरेस्ट नहीं है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है कि जिसमें एक का फायदा तीन का नुकसान है, तो वो कहते हैं ना, इंग्लिश में कहावत है, टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। ये वही वाली हालत है। अब बेचारा इवेंचुअल कैजुअलिटी बनेगा ये कंगला यूनिस, और बेचारे के ये दिल पे छुरिया चल गई जब से इसके हदी के भाई ने कह दिया जी तुमने मरवा दिया। कहता आप बताओ ये कोई कहने की बातें होती, ये पब्लिकली में बोलना चाहिए था क्या? मैंने कहा नहीं बोलना चाहिए था। अब देखो मरने के बाद बोलना चाहिए था क्या? नहीं बोलना चाहिए था। अब जो हदी के भाई कहता है उससे अगर आप उसका स्टेटमेंट देखें, वो कहता है जी वो मेरा भाई न किसी सरकार से दबता था, न किसी एजेंसी से। अगर आप सरकार का समावेश करें संजय सर, तो सरकार तो यह मुल्ला यूनिस की सरकार है, तो मुल्ला यूनिस की सरकार को नाम लेता है। एजेंसी मतलब एक ही एजेंसी यहाँ पे आईएसआई, कि भाई आईएसआई से वो नहीं डरता था। उन्हें लगता था ये हदी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा है, ये हमारी हैसियत और हमारे वकार से ऊंचा हो जाएगा, ये यूनिस की बात नहीं मान रहा, ये आईएसआई की बात नहीं मान रहा, इसको ठोक दो, इसको ठोक दो। पहले बोल लो अननोन गनमैन ने मारा, फिर बोलो भारत ने मारा। और मैं तो अब भी कहता हूँ जो ये जो सिंगापुर भेजने का नाटक किया गया था सर, इसके बचने का चांस नहीं था। यहां से गोली निकली थी, दे हैड पियर्स्ड द स्कल। कौन बचा दो तरफ गोली निकलने के बाद आज तक दुनिया में जो ये बच जाता? 5-6 दिन यूनिस ने हवा बनाई, ये कर रहे वो कर रहे, फिर आगे मार दिया। फिर जब इसका नमाज जनाजा होता, आपको यहाँ और पाकिस्तान के मॉडल में एक सिमिलैरिटी दिखती है। पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर में हमने जहादी मारे, तो वहां आर्मी का चीफ, आर्मी के बड़े बड़े जनरल और पॉलिटिशियन थे। यहाँ भी वकरुल जमान था और यहाँ भी ये मुल्ला यूनिस था। भाई दोनों बैठ यहाँ नमाज जनाजा में थे, क्योंकि मुझे लगता है इनको हवा लग गई थी यूनिस को कि मैंने इसके मरवाने का ऑर्डर दिया जमायतियों के साथ मिलकर। ऑफ कोर्स आईएसआई ने ये काम करवाया, आईएसआई ने काम को क्रियान्वित कर दिया जमीन पे। अब मेरी पोल पट्टी ना खुले तो मैं आई विल बी मोर लॉयल देन द किंग। जो इनका राष्ट्रीय कवि है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में दफनाया गया, उसके बाजू में दफनाया गया, इतने साल बाद एक ऐसा देश प्रेमी बांग्लादेशी मिला जिसको वहां दफनाया गया। और फिर कह रहा है कि जो हमें हदी ने कहा, जो हमें रास्ता दिखाया, हम उस रास्ते पे चलेंगे। इनकी जो जहाद का जो एंटी हिंदू है, जो एंटी इंडिया है, उस रास्ते पे हम चलेंगे। फिर वकरुल जमान भी बता यार मैं भी बहती हुई गंगा में हाथ धो लूं कि हमारे भी 2-4 नंबर बन जाए। और फिर जब ये कहानी खत्म हुई तो इन्हें लगा हदी का चैप्टर खत्म, मार दिया, खत्म कर दिया, गई भैंस पानी में। फिर एक और स्टूडेंट लीडर को गोली लगी, वो तो कहता बच गया, एनसीपी का ही है वो बच गया। अभी कब तक बचेगा नहीं बचेगा, फिलहाल तो बच गया। सिंगापुर नहीं भेजा उसको क्या? नहीं उस सर, अब सिंगापुर में खर्चा बहुत आता है। वैसे ही अमेरिका ने पैसे देने बंद कर लिया। आपको पता होगा गोरंस्की ने फोन किया, गोर ने, कहता ये क्या कर रहा है, उस पर आएंगे थोड़ी देर। तो दूसरा तो अभी बांग्लादेश में ही है। अब देखो, अब तीसरा स्टेटमेंट आता कि अब जो भी इलेक्शन लड़ रहा है बांग्लादेश में, हम उन्हें गनमैन देंगे। पहले कह रहा था उन्हें हथियार देंगे, अब उन्हें गनमैन देंगे। मतलब कि बांग्लादेश में हालत बद से बदतर हो रही। फिर शेख हसीना का वार आया, फिर गोरंस्की ने फोन किया, तो बेचारा यूनिस गिर गया। अब गोरंस्की ने फोन किया तो सीआईए ने खींचा, बोला ये क्या कर रहा है।
अबे तुझे बोला था थोड़ा अफरा तफरी मचा, नहीं तो इलेक्शन ही गटअप करने के चक्कर में। इलेक्शन तभी होगा जब होगा, जो जीत के आएगा वो आएगा। कहता यस सर, बोला इलेक्शन डिले नहीं होगा। तो यहाँ अमेरिकनों ने खींच दिया, कहता यूनिस मियां तुम्हें हमने बिठाया, तुम्हें हमने खड़ा किया, हदी को हमने खड़ा किया। हदी जब मरा था तो हमने खून के आंसू बहाए थे, गड़ियाली आंसू हमने बहाए थे। हमने कहा हाय हमारे लगता जिगर मर गया, ये तो हमने किया था भाई। अब मर आ गया, तुम चाहते हो इलेक्शन दूर कैंसिल हो जाए। और ये जो दीपू दास की मृत्यु, निर्मम हत्या हुई, इसके बाद मुझे लगता है बांग्लादेश में पूरा चक्रवात आ गया, पूरे सारे समीकरण बदल गए। आप देखिए दुनिया में किसने बदसनानी की, दुनिया भर के लीडरों ने, दुनिया भर के लोगों ने बदसना की। भारत में काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भारत में आक्रोश आ रहा है। भागवत जी का स्टेटमेंट आ गया, आपने देखा ही होगा, भागवत जी के स्टेटमेंट आ गए। तो उसके बाद सीआईए को लगा यार ये मामला खराब होने वाला। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बांग्लादेश को डर है, एक बांग्ला, और होना भी चाहिए कि भारत एक लिमिटेड मिलिट्री एक्शन कर सकता है, मुझे ऐसा लगता कर सकता है। और उसके डर के मारे तभी आपने देखा कल वो जो नवाज शरीफ की पार्टी का बंदा था उस्मानी, वो भारत को धमकियां दे रहा, अगर तुमने ये कर दिया हम तुम पे मिसाइलें चला देंगे, हम तुम पे ब्रह्मोस चला लेंगे। उससे थोड़ा पीछे जाइए तो मुल्ला मुनीर को सऊदियों ने बुला के वो क्या है, वो सऊदी का सबसे बड़ा खताब दे दिया, इनके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया। इतने में ये बातें करें जी क्या सऊदी बांग्लादेश और पाकिस्तान का कुछ मिलिट्री टाइप हो सकता है। तो अगर आप ये सारा घटनाक्रम देखेंगे तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा आईएसआई इन्वॉल्व है। भारत पे इसका आरोप लगाने की कोशिश की गई, वो मामला फेल हो गया, सीआईए ने हाथ खींचना शुरू कर दिया। अब चीनी इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व है, पर चीनियों की समस्या संजय सर ऐसे दिखते हैं, वो खुद काम नहीं कर सकते, उन्हें किसी से काम करवाना पड़ता। अब ऐसे वाले आएंगे वो तो पहचाने जाएंगे ना, तो उन्हें किसी से काम करवाना पड़ता। अब हिंचमैन कौन है? हिंचमैन आईएसआई है। आजकल मुल्ला मुनीर कुछ लीबिया को हथियार बेचने के जुगाड़ में चल रहा है, सऊदी में उसे खिताब मिल रहा है, पाकिस्तान हमें धमकी दे रहा है इनको ठोकोगे तो हम तुम पे मिसाइल चलाएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं एक ये इस्लामी मुल्कों की यूनिटी हो रही है, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वी आर स्टिल इन कंट्रोल। बट मुझे जो लगता है यूनिस की सरकार हिल रही है। यूनिस मियाँ पीछे तो ऐसे एक आध बार धमकी दे रहे थे कि मैं रिजाइन करूंगा, जब ये पूरी सत्ता हिलेगी, क्योंकि क्या हो गया सर, ये खिचड़ी बन गई है, एवरीबडी इज रनिंग हिज ओन फ्रीडम। और मैं आपको शुरू से कह रहा था बांग्लादेश सीधा अफगानिस्तान बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में एक डिफरेंस है। पाकिस्तान की जो ये जहादी सेना है, ये टेररिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो या जहादी हो, ये हर एक को पकड़ पाता है, इकोनॉमी को उन्होंने पकड़ रखा है फौजी फेडरेशन तंजीम से। अब बांग्लादेश में ऐसा कोई एंकर नहीं है जो 3-4 चीजों को कंट्रोल करता हो। बांग्लादेश की सेना खुद कंट्रोल नहीं कर पाती। अब बांग्लादेश के बारे में आप तो जानते होंगे, बेचारे कुपोषित है। जब इन्हें इंडिपेंडेंस हमने दिलवाई थी 90% कंट्री तो कुपोषित थी, मैल न्यूट्रिशन। मैं कहता हूं कुपोषित जहादी, कुपोषित सेना। अब आज के डेट में इन्होंने बड़ी तरक्की कर ली, तब भी 40% कंट्री आज भी कुपोषित है, कुपोषित जहादी, कुपोषित सेना। अब ये बेचारे कहां से लड़ेंगे? वहां की सेना के पास पैसा तो है नहीं पाकिस्तान की तरह। तो बेसिकली जिसकी जो फ्यूडम बनेगी, कोई अपनी फ्यूडम नहीं छोड़ेगा, इसीलिए सीधा बनेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में क्या है? नो सेंट्रल फोर्स, नो सेंट्रल पावर, एवरीबडी कंट्रोल्स हिज ओन फ्यूडम। ठीक उसी पैटर्न पे जा रहा आपका बांग्लादेश, हर कोई अपनी फ्रीडम कंट्रोल करेगा। अब ये मुसलमान संगठन आपस में लड़ेंगे बिरेंगे, आपस में मरेंगे, तू कौन मैं कौन। अबे अनपढ़ो, तुमने कहा रॉ ने मरवाया, तुमने कहा अवामी लीग ने मरवाया, अंडिया ने मरवाया, मरवाने वाला मुसलमान, तीनों लड़के जो पकड़े गए वो मुसलमान, 10-12 लोग पकड़े गए, मेन बंदा तुम्हारे हाथ नहीं लग रहा। आज वो हदी की जो इनकलाब मोर्चा, उसने कहा कि 30 दिन में अगर नहीं पकड़े गए हम बांग्लादेश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम यूनिस को छोड़ेंगे नहीं, हम सरकार गिरा देंगे। सीआईए कह रहा चुनाव नहीं करवा तो हम मरवा डालेंगे, आईएसआई कह रहा अगर चुनाव हो गया तो हम तुम्हें मारेंगे। तो मतलब ये जो यूनिस मियाँ है, इसका तो मतलब कहना नहीं चाहिए, मैं कह दूंगा, पर आज मतलब इसका तो बेचारे का सामूहिक बलात्कार होने की धमकियां मिल रही है। पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान चाहता सर कि इलेक्शन ना हो, अराजकता बनी रहे, क्योंकि पाकिस्तान तो ईस्ट पाकिस्तान को वापस लेना चाहता है ना। पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को वापस लेना चाहता है। याद कीजिए जब तो वो तो खुद ही कंगला है, और कंगलों को लेकर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा सर। आप देखिए पाकिस्तान में क्या, अभी बांग्लादेश में एक चीज है जो पाकिस्तान में नहीं है, 2 चीजें। अब मैं जरा खुल के बोलूंगा आज। एक देखिए, बांग्लादेश में अभी भी जमीन है जो वो गिरवी रख सकता है। पाकिस्तान की सारी जमीन उन्हें गिरवी रख ली, कुछ नहीं बचा वहां। तो जर जमीन जोरू होते 3 चीज,
बांग्लादेश में थोड़ा जर अब भी है, इनकी पैसा इधर उधर पॉकेट्स में भी, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। जमीन मैंने आपको बता दी। और पाकिस्तानी आप जानते हो कि इनकी नजर कहाँ रहती है, चाहे वो नियाजी क्या सेनेरिटा होम्स हो, याया खान की जनरल रानी हो, या वो मिस अख्तर हो, नूरजहान हो, सॉरी नूरजहान हो, तो इनकी नजर भी तो तीनों, इनकी नजर तीन ही चीजों पे तो अटकती है पाकिस्तानियों की। तो पाकिस्तानियों की नजर है यहाँ पे, कह रहे यार फिलहाल कुछ काम चल जाएगा, कुछ स्टेट हो जाएगा, एक आध पोर्ट और मिलेगा। कल को भारत ने कराची पोर्ट ब्लॉकेड कर दिया, कल को भारत ने कराची निकाल ली, एक आध पोर्ट तो कम से कम हमारे पास रहेगा। कुछ नहीं, बस आप जानते हो इस्लामिक सल्तनतों में क्या 2-5 साल कट जाए, लूट खसूट हो जाए, मेरा टाइम निकल जाए, बाद में के बाद में। आज जिन्ना को क्या पता क्या हुआ पाकिस्तान का। अब जो शेख मुजीबुर रहमान ने बनाया था बांग्लादेश, क्या हुआ उसका, उसकी बेटी के साथ इन्होंने क्या किया। मैं आपको कह रहा हूँ ये इतने घटिया जहादी है। अगर उस दिन शेख हसीना नहीं भागती, सर आपको याद है वो सीट, मतलब इतनी एज औरत है, ये तुम्हारे माँ क्या तुम्हारी दादी की उम्र की औरत है, तुम उनके अंडरवियर और अंडरगारमेंट्स डिस्प्ले कर रहे थे, याद होगा आपको। मतलब अगर वो भागती नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं, उनका ही सामूहिक बलात्कार करते, गैंग रेप कर देती उनका, कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए। तो इस कम्युनिटी में कोई भी चीज असंभव नहीं है। ये जमाती ममाती इस्लामिया वाले, इनके लिए क्या फर्क पड़ता है, ये किसी को नहीं छोड़ते। अरे पाकिस्तानी तो बकरी को नहीं छोड़ते, ऊंट को नहीं छोड़ते, साइलेंसर को नहीं छोड़ते, आदमी तो फिर भी आदमी है। मतलब एज इज ओनली अ नंबर ना, इनका तो ये कहना है, इनका कहना है एज इज ओनली अ नंबर, तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है सर। इसीलिए अब देखिए उसका बेटा कल कहता, शेख हसीना का कहता, भाई 50 मुसलमान मुल्कों से मेरी माँ ने शरण मांगी, किसी मुसलमान मुल्क ने शरण नहीं दी, हिंदुओं ने शरण दी, हिंदुओं के मुल्क भारत ने। मैंने कहा भाई तेरी माँ में एटलीस्ट दिमाग तो है, अगर मुसलमान मुल्कों से शरण मांगते और अगर वो उस चक्कर में फंसती, जो अच्छी कीमत दे देता वो तो फिर या तो वो कहते आके उठा लो, या बोलते नहीं तो हम ही 2 गोली मार देते हैं, बोलते पता नहीं कैसे मर गई। ये तो हिंदुओं का कलेजा, ये तो हिंदुओं का दमखम है। हम तो वो लोग हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, तभी वो यहाँ जिंदा है और सही सलामत है। कौन से जिहादी का, कौन से बड़े इस्लामिक लीडर का पाकिस्तान ने सौदा नहीं किया। उसामा बिन लादेन को किसने बेचा, अयमन जवेरी को किसने बेचा, डेनियल पर्ल का हथियार हो, कोई भी बड़ा सा बड़ा जिहादी हो दुनिया का, हर एक को पाकिस्तान ने सही कीमत लगाने पे बेचा। ये हर एक इस्लामिक कंट्री की कहानी, अगर आप कीमत सही दोगे बेच देंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। ये तो हिंदू देश है ना, हिंदुओं का देश है।